स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस डीप डाइव में। पिछले 60 सालों से ना हमारी पूरी तकनीकी दुनिया एक बहुत ही बुनियादी समझौते पर चल रही है। हाँ, या यूं कहें कि एक तरह की गणितीय मजबूरी पर। बिल्कुल, वो है 1 और 0 का बाइनरी सिस्टम। मतलब आज के हर एक सुपर कंप्यूटर से लेकर हमारे स्मार्टफोन तक की जो बुनियाद है वो इसी बाइनरी कोड पर टिकी है। एकदम सही बात है। लेकिन क्या हो अगर ये साबित हो जाए कि इतने दशकों से हम जिस गणित का और जिस सिलिकॉन का इस्तेमाल कर रहे हैं वो दरअसल ऊर्जा और गति के लिहाज से कभी सबसे बेहतरीन विकल्प था ही नहीं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हाँ, तो आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हमारा मिशन 22 दिसंबर 2025 की एक बेहद क्रांतिकारी शोध रिपोर्ट को डिकोड करना है। अभिषेक कुमार द्वारा लिखी गई इस रिपोर्ट का नाम है डिजाइन एंड परफॉर्मेंस एनालिसिस ऑफ एन ऑल ऑप्टिकल बैलेंस्ड टर्नरी कंप्यूटर। शीर्षक थोड़ा तकनीकी है लेकिन इसका असर बहुत व्यापक है। बिल्कुल। आज का हमारा उद्देश्य यह समझना है कि कैसे कंप्यूटिंग की दुनिया के सबसे बड़े थर्मोडायनामिक क्राइसिस को सुलझाया जा सकता है। हमारे सुनने वाले जरा कल्पना करें, क्या हो अगर हमारे कंप्यूटर बिजली और 1 और 0 की बजाय रोशनी की किरणों यानी फोटॉन्स पर चलने लगे। और वो भी बाइनरी के बेस 2 की जगह टर्नरी के बेस 3 यानी -1 0 और +1 लॉजिक को अपनाकर। जिससे कंप्यूटर की दक्षता 15 से 55 गुना तक बढ़ सकती है। ये तो किसी विज्ञान कथा जैसा लगता है। देखने में ये भले ही विज्ञान कथा लगे, लेकिन ये कोई ऐसी थ्योरी नहीं है जिसे सिर्फ अकादमिक चर्चा के लिए छोड़ दिया जाए। मूर के नियम का धीमा पड़ना और अब उसका लगभग खत्म हो जाना ये कोई रहस्य नहीं है। हाँ, वो तो हम देख ही रहे हैं। तो हम भौतिकी की उन दीवारों से टकरा रहे हैं जहां पुरानी तकनीक को और छोटा या और तेज करना अब संभव नहीं रहा। ये बदलाव थर्मोडायनामिक्स और क्वांटम भौतिकी के नियमों द्वारा अनिवार्य किया गया अगला तार्किक कदम है। ठीक है, चलिए इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। नई तकनीक की इस जरूरत को समझने के लिए पहले उस संकट की जड़ तक जाना जरूरी है जिसने मौजूदा तकनीक को पंगु बना दिया है। रिपोर्ट में एक शब्द है डार्क सिलिकॉन। हाँ, डार्क सिलिकॉन। ये शब्द सुनकर तो किसी डायस्टोपियन भविष्य का ख्याल आता है। हम इस बाइनरी बॉटलनेक में कैसे और क्यों फंस गए? डार्क सिलिकॉन हार्डवेयर इंजीनियरिंग की दुनिया की एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है। मतलब हमने दशकों तक CMOS ट्रांजिस्टर्स को सघन बनाने का काम किया है, उन्हें बहुत छोटा कर दिया है। एकदम नैनोमीटर के स्तर तक। बिल्कुल, लेकिन भौतिकी का एक अटल नियम है, जब इतनी छोटी सी जगह में अरबों ट्रांजिस्टर्स को पैक करके उनमें से बिजली गुजारी जाती है तो वे भयानक रूप से गर्मी पैदा करते हैं। चिप बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है। हाँ, थर्मल पावर डेंसिटी इतनी अधिक हो जाती है कि उस चिप पर मौजूद सभी ट्रांजिस्टर्स को एक ही समय पर स्विच नहीं किया जा सकता। अगर सब एक साथ चालू हो गए तो पूरा ढांचा पिघल जाएगा। बाप रे। इसी वजह से प्रोसेसर के एक बड़े हिस्से को किसी भी समय निष्क्रिय यानी बंद रखना पड़ता है, और यही निष्क्रिय हिस्सा डार्क सिलिकॉन कहलाता है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास एक ऐसा V8 इंजन है जिसके हम सिर्फ 4 सिलेंडर ही एक बार में इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना इंजन जल जाएगा। बहुत ही सटीक उदाहरण है। लेकिन रिपोर्ट ये भी बताती है कि समस्या सिर्फ ट्रांजिस्टर के आकार या उसकी गर्मी तक सीमित नहीं है। डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में भी अड़चन है। वहीं पर इस समस्या का दूसरा और सबसे घातक पहलू सामने आता है। आज के आधुनिक सुपर कंप्यूटर्स को ही लें, जैसे कि NVIDIA H100, प्रोसेसर के अंदर कैलकुलेशन करने में उतनी ऊर्जा खर्च नहीं हो रही है। अच्छा, तो ऊर्जा जा कहाँ रही है? ऊर्जा उस कैलकुलेशन के नतीजे को प्रोसेसर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक तांबे के तारों के जरिए भेजने में हो रही है। इन तारों को इंटरकनेक्ट्स कहा जाता है। तांबे के तारों में रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस होता है, इसे हम RC डिले कहते हैं। हाँ, बिल्कुल। ये तो ऐसा हुआ जैसे किसी कुरियर कंपनी का पार्सल की कीमत से ज्यादा खर्च उस डिलीवरी वैन के पेट्रोल पर हो रहा हो। हाँ, बिल्कुल यही हो रहा है। तकनीकी रूप से देखें तो तांबे के तारों के कैपेसिटेंस को चार्ज करने में पिकोजूल में ऊर्जा लगती है, जबकि खुद लॉजिक गेट को स्विच करने में सिर्फ फेम्टोजूल ऊर्जा लगती है। और पिकोजूल फेम्टोजूल से 1000 गुना बड़ा होता है ना? एकदम सही। डेटा मूव करने की ये लागत एक पावर वॉल खड़ी कर देती है। इसीलिए हमें डिवाइस के स्तर पर नहीं बल्कि बुनियादी लॉजिक के स्तर पर बदलाव चाहिए। अगर तांबे के तार और हमारा पुराना बाइनरी लॉजिक ही समस्या है, तो इसका गणितीय समाधान क्या है? रिपोर्ट बैलेंस टर्नरी लॉजिक की वकालत करती है। मतलब
2 के मुकाबले 3। हाँ, टर्नरी लॉजिक। लेकिन यहाँ मेरा एक बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल है। अगर 3 इतना ही उत्कृष्ट था और ये गणितीय रूप से बेहतर है, तो हमने शुरुआत ही 2 से क्यों की? क्या सिलिकॉन ने हमें आलसी बना दिया था? यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस सवाल का जवाब इतिहास में छिपा है। प्रारंभिक कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल होता था। वे केवल 2 स्थितियों को मजबूती से संभाल सकते थे, या तो ऑन या ऑफ। उनके बीच की स्थिति मुश्किल थी। बिल्कुल। विश्वसनीयता के लिए बाइनरी एक मजबूरी थी। लेकिन अगर हम इंफॉर्मेशन थ्योरी के नजरिए से देखें, तो बेस 2 कभी भी सबसे इष्टतम मॉडल नहीं था। तो गणित के अनुसार सबसे उत्तम बेस क्या होना चाहिए? रेडिक्स इकोनॉमी नाम का एक गणितीय सिद्धांत है। इसके समीकरणों के अनुसार सबसे उत्तम बेस गणितीय स्थिरांक ई होता है, जिसका मान लगभग 2.718 है। लेकिन हार्डवेयर में 2.718 लॉजिक गेट्स या तार तो नहीं बना सकते। एक पूर्ण संख्या तो चाहिए ही। सही कहा। और 2.718 के सबसे करीब का पूर्णांक 3 है। इसलिए टर्नरी लॉजिक यानी बेस 3 सैद्धांतिक रूप से सबसे कुशल है। अच्छा। जब समान डेटा को प्रोसेस करने की बात आती है, तो बाइनरी सिस्टम की तुलना में टर्नरी सिस्टम में लगभग 37% कम तारों और लॉजिक गेट्स की आवश्यकता होती है। रुकिए, 37% की बचत, और वो भी सिर्फ बुनियादी गणित बदलने से? हाँ, हार्डवेयर के डिजाइन में ये बहुत बड़ा गेम चेंजर है। लेकिन 1958 में सोवियत संघ ने सेतुन नाम का टर्नरी कंप्यूटर बनाया था, तो पूरी दुनिया सिलिकॉन और बाइनरी के पीछे क्यों भागती रही? क्योंकि सिलिकॉन ट्रांजिस्टर्स ने नॉइज मार्जिन की वजह से बाइनरी को जीत दिलाई। सिलिकॉन में 3 अलग अलग वोल्टेज स्तरों को बनाए रखना बहुत मुश्किल था। सिग्नल कमजोर हो सकता है। बिल्कुल। अगर वोल्टेज थोड़ा सा भी खिसक जाए तो 1 गलती से 0 पढ़ा जा सकता है। लेकिन गणित के स्तर पर टर्नरी का एक खास प्रकार, जिसे बैलेंस्ड टर्नरी कहा जाता है, वो बेजोड़ है। इसमें अंक होते हैं -1, 0 और +1। तो इसमें अलग से कोई माइनस का निशान नहीं है? -1 अपने आप में एक अंक है। यही तो इसकी सबसे बड़ी खूबी है। बाइनरी में नेगेटिव नंबर के लिए अलग से साइन बिट चाहिए होती है। बैलेंस्ड टर्नरी में माइनस पहले से ही अंकों में समाहित है। अरे वाह! इसका सीधा असर हार्डवेयर पर पड़ता है। घटाव करने के लिए सिर्फ अंकों को उलटना होता है, +1 को -1 बना दिया जाता है। इससे प्रोसेसर का हार्डवेयर बेहद सरल हो जाता है। यहाँ कहानी सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। गणित ने साबित कर दिया कि 3 सर्वश्रेष्ठ हैं, लेकिन सिलिकॉन इसे भौतिक रूप से संभालने में संघर्ष करता है। तो इसे भौतिक दुनिया में उतारा कैसे जाए? यहीं पर इस शोध की सबसे बड़ी क्रांति प्रवेश करती है, फोटोनिक्स, यानी पूरी तरह से रोशनी के जरिए कंप्यूटिंग करना। इलेक्ट्रॉन्स की जगह फोटॉन्स का इस्तेमाल। फोटॉन्स? प्रकाश के कण? हाँ, फोटॉन्स में न तो कोई द्रव्यमान होता है और न ही कोई चार्ज। बिना चार्ज के हीटिंग और लेटेंसी की समस्या जड़ से खत्म हो जाती है। लेकिन प्रकाश का उपयोग करके -1, 0 और +1 कैसे बनाया जाता है? क्या हम प्रकाश की तीव्रता का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कम रोशनी, तेज रोशनी? नहीं, शुरुआत में तीव्रता का उपयोग किया गया था, लेकिन वो तरीका विफल रहा, क्योंकि लंबी दूरी पर रोशनी कमजोर पड़ने लगती है। अच्छा, तो फिर क्या तरीका है? ये तकनीक पोलराइजेशन एनकोडेड माइक्रो रिंग रेजोनेटर का उपयोग करती है। संक्षेप में कहें तो MRR। प्रकाश की तीव्रता को कम ज्यादा करने के बजाय यह प्रकाश की तरंग के पोलराइजेशन का उपयोग करती है। पोलराइजेशन, क्या ये वैसा ही है जैसे हमारे एंटी ग्लेयर धूप के चश्मे काम करते हैं? बिल्कुल वही सिद्धांत। इसमें -1 मतलब वर्टिकल पोलराइजेशन, +1 मतलब हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन और 0 मतलब दोनों का सुपरपोजिशन, यानी 45 डिग्री का कोण। ये तो बहुत ही सुंदर समाधान है। ये ऐसा है जैसे हम टॉर्च को ऑन ऑफ नहीं कर रहे हैं, बल्कि रोशनी की बीम को अलग-अलग दिशाओं में घुमाकर जानकारी भेज रहे हैं, बिना रोशनी कम किए। एकदम सही। लेकिन ये स्विचिंग कितनी तेजी से होती है? इसके लिए ऑप्टिकल केयर इफेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। एक प्रकाश की किरण दूसरी किरण को फेम्टोसेकंड में स्विच कर सकती है। 1 सेकंड का 10 खरबवां हिस्सा। हाँ, इसकी स्पीड 1 टेराबिट प्रति सेकंड से अधिक है और ऊर्जा केवल 10 से 50 फेम्टोजूल प्रति बिट लगती है। मैं टर्नरी हाफ एडर का उदाहरण देता हूँ। बाइनरी में एक साधारण जोड़ करने के लिए कई जटिल गेट्स लगते हैं। हाँ, नैंड और XOR गेट्स का जाल। लेकिन टर्नरी ऑप्टिकल डिजाइन में रोशनी की तरंगों के आपस में प्राकृतिक रूप से जुड़ने के गुण के कारण ये काम सिर्फ 2 पैरेलल MRR से हो जाता है। प्रोसेसर तो बहुत तेज हो गया,
लेकिन अगर मेमोरी धीमी है तो ये सब बेकार है ना। डेटा को स्टोर करने के लिए वापस पारंपरिक इलेक्ट्रिकल रैम के पास भेजना पड़े तो वो डिले तो सारी गति को खत्म कर देगा। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। इसे डोमेन कन्वर्जन डिले कहते हैं। इस डिले से बचने के लिए रिपोर्ट एक ठोस समाधान देती है, ऑल ऑप्टिकल रैम यानी ORAM। ORAM। हाँ, इसके लिए फेज चेंज मटेरियल्स का उपयोग किया गया है, विशेष रूप से GST नामक सामग्री का। GST, ये तो वही सामग्री है ना जो रीराइटेबल CD में होती है। एकदम सही पहचाना। ये लेजर की ऊष्मा के प्रति प्रतिक्रिया करके अपनी भौतिक अवस्था बदल सकता है। ये 3 स्थितियों को स्टोर कर सकता है। 100% क्रिस्टलीय अवस्था मतलब +1, और बाकी दो? 50% क्रिस्टलीय अवस्था मतलब 0 और 0% आकारहीन या अमॉर्फस अवस्था मतलब -1। एक ही सेल पूरा का पूरा टर्नरी डिजिट स्टोर कर लेता है। और चूंकि ये मटेरियल की भौतिक अवस्था में बदलाव है तो ये नॉन वॉलेटाइल होगा, मतलब बिजली जाने पर भी डेटा सुरक्षित रहेगा। बिल्कुल। वर्तमान रैम को हर कुछ मिलीसेकंड में रिफ्रेश करना पड़ता है, जो स्टैटिक पावर की बर्बादी है। लेकिन इस ऑप्टिकल रैम में 0 स्टैटिक पावर लगती है। अरे वाह! इसके अलावा सिस्टम आर्किटेक्चर में एक और तकनीक है, WDM यानी वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। ये फोटोनिक्स का किलर ऐप है। ये क्या करता है? तांबे के तार में एक समय पर एक ही सिग्नल जा सकता है, लेकिन WDM में एक ही ऑप्टिकल तार के अंदर एक साथ 64 अलग-अलग रंगों की रोशनी भेजी जा सकती है और वे आपस में टकराती नहीं है। 1 मिनट, तो हम अनिवार्य रूप से एक ही चिप के अंदर 64 अलग-अलग रंगों के इंद्रधनुष दौड़ा रहे हैं जो एक साथ अलग-अलग गणितीय समीकरण हल कर रहे हैं। हाँ, इसे कंप्यूटर विज्ञान में SIMD एग्जीक्यूशन कहते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये हार्डवेयर की ऊर्जा लागत को 64 भागों में बांट देता है, क्योंकि एक ही ट्यूनिंग पावर सभी 64 चैनल्स के लिए काम आती है। तो आखिर इस सब का क्या मतलब है? अब समय आ गया है इस पूरी थ्योरी को असली दुनिया की कसौटी पर कसने का। ये आज के सबसे बेहतरीन कंप्यूटर के सामने कैसा प्रदर्शन करता है? रिपोर्ट में इसकी तुलना आज के सबसे शक्तिशाली NVIDIA H100 GPU से की गई है। H100 लगभग 700 वॉट बिजली लेता है और 2.85 टेराफ्लॉप्स प्रति वॉट की ऊर्जा दक्षता देता है। 700 वॉट, ठीक है। और हमारा टर्नरी फोटोनिक कंप्यूटर यानी TPC सिर्फ 71 वॉट बिजली मांगता है और इसकी बाइनरी समतुल्य स्पीड 3170 टेराफ्लॉप्स है। क्या 700 वॉट से सीधे 71 वॉट? हाँ, इसकी ऊर्जा दक्षता 44.6 टेराफ्लॉप्स प्रति वॉट आती है। ये वर्तमान से लगभग 15.7 गुना बेहतर है और सैद्धांतिक रूप से ये 55 गुना तक जा सकता है। 15 से 55 गुना का सुधार, ये तो सच में एक तकनीकी छलांग है। लेकिन क्या इसमें कोई चुनौतियां भी हैं? सब कुछ इतना परफेक्ट तो नहीं हो सकता। बिल्कुल चुनौतियां हैं। MRR तापमान के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं। 1 डिग्री सेल्सियस के बदलाव से 0.1 नैनोमीटर की शिफ्ट हो सकती है। ये पूरा सिस्टम फेल कर सकता है। तो इस गर्मी की समस्या को कैसे सुलझाया जाएगा? इसके लिए अथर्मलाइजेशन करना होगा। सिलिकॉन के ऊपर टाइटेनियम डाइऑक्साइड की एक परत चढ़ाई जाती है। जब चिप गर्म होती है तो सिलिकॉन और टाइटेनियम डाइऑक्साइड के प्रभाव एक दूसरे को रद्द कर देते हैं। साथ ही ऑप्टिकल ट्रांजिस्टर गैप यानी सिग्नल के कमजोर होने जैसी इंजीनियरिंग चुनौतियां भी हैं। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें तो क्या हम कल अपने लैपटॉप में इसे देखने वाले हैं या ये सिर्फ लैब तक सीमित है? ये रातों रात नहीं होगा, लेकिन ये स्पष्ट करता है कि मूर के नियम का अंत प्रगति का अंत नहीं है। ये एक फोर्सिंग फंक्शन है जो हमें बाइनरी की पुरानी आदतों को छोड़ने के लिए मजबूर कर रहा है। भविष्य 3D इंटीग्रेशन का है, जहां नीचे की परत पर पारंपरिक सिलिकॉन CMOS होगा और उसके ऊपर फोटोनिक्स की परत होगी जो AI का भारी काम संभालेगी। तो आज के इस विस्तृत विश्लेषण का मुख्य निष्कर्ष यही है कि प्रकाश की गति यानी फोटोनिक्स और सबसे उत्तम गणित यानी बेस 3 टर्नरी लॉजिक का संयोजन कंप्यूटिंग के इतिहास की सबसे बड़ी ऊर्जा समस्या का समाधान है। बिल्कुल सही। इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले मैं हमारे सुनने वालों को एक विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ छोड़ना चाहूंगी। रिपोर्ट में एक बहुत ही काव्यात्मक बात कही गई है कि टर्नरी फोटोनिक्स की ओर बढ़ना ब्रह्मांड के मौलिक स्वरूप की ओर बढ़ना है। हाँ, वो हिस्सा बहुत गहरा है। जब हमारी मशीनें दुनिया को सिर्फ काले और सफेद
या 1 और 0 में देखने के बजाय एक संतुलित डेज 3 में प्रोसेस करने लगेंगी, जिसमें हाँ, ना और शायद शामिल है, तो क्या ये हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सिर्फ तेजी नहीं बल्कि सोचने के तरीके में भी हमारे ब्रह्मांड के अधिक करीब नहीं ला देगा? ये सोचने वाली बात है। वाकई ये तकनीक के भविष्य को एक नई दृष्टि से देखने का नजरिया है। आज की इस गहन चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले डीप डाइव में।